अस्सलाम वालेकुम। कंट्रोवर्सी टुडे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। और जैसा कि आपको मालूम कि अब तक की अहम ख़बरें और इन ख़बरों पर हमारे तबसरा निगारों की राय। तबसरा निगारों के तारुफ से पहले आज के मौज़ूआत का तारुफ। और आज का पहला मौजू है हमारा कि पाकिस्तान जो है, अगर कोरोना की लिस्टिंग के अंदर अगर नंबर ऑफ़ पेशेंट्स के हवाले से देखा जाए तो हम इस वक्त दुनिया के 17वें नंबर पे हैं। और ये प्रोग्राम जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तब हो सकता है जब ये नशर हो तो हम 16वें पे स्लिप कर गए हों। और अगर डेथ टॉल की तादाद से के हवाले से देखा जाए तो हम दुनिया में छठे नंबर पे पहुंच गए हैं। तो इसका मतलब है कि हमारी रेशो जो है वो दुनिया से काफ़ी ज़्यादा है कि हमारी टोटल नंबर ऑफ़ पेशेंट्स के हिसाब से तो हम 17वें नंबर पे हैं, लेकिन टोटल नंबर ऑफ़ डेथ्स जो हैं उनके हिसाब से हम छठे नंबर पे पहुंच गए हैं। इससे निपटने के लिए पंजाब हुकूमत ने भी और वफाकी हुकूमत ने भी एक दफ़ा फिर नया फिनोमिना इंट्रोड्यूस करवा दिया है कि अगर किसी एक दुकान के अंदर भी ऐसा हुआ तो पूरी मार्केट जो है उसको बंद किया जाए और फिर वो ताजरों की सख्ती और फिर वो सारा सूरत हाल, एक पैनिक लाइक सिचुएशन। इसके ऊपर बात करेंगे कि ऐसा क्यों करना पड़ता है, क्या लोगों के ऊपर पूरी तरह इन्फोर्स नहीं हो पा रहा या हुकूमत जो है वो SOP नहीं दे पा रही, क्या हो रहा है। भारत कोरोना की आड़ लेके अपने लोगों के इंसानी हकूक़ जो है वो गसब कर रहा है। ये रिपोर्ट है अक़वाम मुत्तहिदा के ह्यूमन राइट्स के कमीशन की, और उन्होंने इस पर बहुत तशवीश का इजहार किया। और ख़ास तौर पे ये तशवीश उस वक्त आई है कि जो शहरियत एक्ट के ख़िलाफ़ मुजाहरे थे, उन मुजाहरीन के अंदर जिन जिन लोगों की वीडियोज़ दस्तियाब थीं और वो वीडियो से आइडेंटिफाई हो गए, उनकी गिरफ़्तारियाँ शुरू की गई हैं। और ख़ास तौर पे तलबा की, जो दिल्ली जामिया दिल्ली के जो तलबा थे उनकी। और उसके नतीजे के अंदर अब ये ग्लोबली भी इसके ऊपर तशवीश का इजहार किया जा रहा है। ये है जी, अब देखें ना, चाइना ने हांगकांग के अंदर भी बदमाशी शुरू कर दी है। यगोर मुस्लिम की तो खैर आवाज़ ही नहीं आती वहाँ से। येलो जैकेट्स जो थे फ्रांस में, उनका भी चंगी तरह मकू ठापा जा रहा है, अगर आपको याद हो तो वो इससे पहले। और ब्राज़ील में जी, वहाँ पे भी सदर 2 नंबरी से आए हैं ना जी इस वक्त इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के। जो ट्रंप साहब का ब्राज़ीलियन वर्जन है ना जी, क्या बात है उस बंदे की। वो भी उतनी ही बोंगियाँ मारता है जिस तरह की ट्रंप साहब मारते हैं। देखिए ना ट्रंप साहब ने आज क्या किया है उन्होंने अपना जर्नैल फारग किया और उसका इस्तीफ़ा जो है वो दिया है। मतलब कि वहाँ पे किसी का वकार मजरू नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने जितनी ह्यूमिलिएटिंग पोस्ट की है आज बहुत, और पूरा उसके ऊपर पोस्ट की वो सीरीज़ क्या होती है, वो स्ट्रिंग लिखा है जी पूरा उन्होंने, और बताया है कि उन्होंने उनको क्यों फारग किया, और जॉन मैटिस साहब को। खैर इसके ऊपर बात करेंगे। और तीसरा हमारा जो आज का मौजू है कि जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो अशिया की कीमतें उसके जवाज़ में बढ़ा दी जाती हैं। लेकिन पेट्रोल की कीमत जो है वो पिछले 3 माह के अंदर तकरीबन 42 रुपये या कम हुई है। लेकिन चीज़ों की कीमतों के ऊपर कोई एक आने का फ़र्क नहीं पड़ रहा। और तो और अब पेट्रोल भी दस्तयाब नहीं है। इस वक्त हुकूमत ने एक बड़ा शाहकार आर्डर फरमाया उगरा की तरफ से कि जनाब तमाम DCO साहबान जो हैं वो इसकी फरहमी को मुमकिन बनाएं। वो यार कोई अकल नू हथ मारो, जब सी पोर्ट से ही रिलीज़ नहीं हो रहा ऑयल तो वो पेट्रोल पंपों तक कहाँ पहुँचेगा। और रिफाइनरियाँ जब रिलीज़ नहीं कर रही, जो रिलीज़ ऑर्डर जारी नहीं हो रहे रिफाइनरियों के, तो पेट्रोल पंप वाले कहाँ से ले आएँ। वो उसके अंदर पानी या मिट्टी का तेल मिला लें, ठीक है। ये हमारे दोस्त खलीक कियानी साहब ने आज एक ट्वीट फरमाई है अभी हमारे प्रोग्राम से कुछ देर पहले कि यार जब पीछे से ऑयल आ ही नहीं रहा तो वो उसमें क्या मिला के पेट्रोल पंप वाले जो हैं वो दे दें, और DCO साहबान कहाँ से तेल पैदा कर लें। आप हुकूमत जो है वो रिफाइनरीज़ को इंगेज करे और वहाँ से रिलीज़ को मुमकिन बनाए। ये हमारे आज के 3 मौज़ूआत, और आज के मेहमानों का आपसे तारुफ करवाते चलें। मियाँ सैफुर रहमान जी हमारे सीनियर जो हैं और सीनियर एडिटर्स में आपका शुमार होता है, बड़े मतीन और संजीदा सहाफ़ी हैं, अपना कॉलम भी लिखते हैं अंग्रेज़ी के अंदर, और नज़र है जी बात इनकी मकामी और आलमी मौज़ूआत के ऊपर। उनके साथ जनाब हमदम दरीना अरसलान रफ़ीक भट्टी साहब, सीनियर सहाफ़ी, तजिया निगार और ब्यूरो चीफ़ हमारे लाहौर के दिन के। अब जब हम एक जगह पर रिपोर्टिंग में काम करते थे
तो मेरे एक तरफ सलान रफ़ीक भट्टी होते थे और दूसरी तरफ जो होते थे वो आज हमें फ़ोन पे ज्वाइन करेंगे जनाब सैयद साबर शाह साहब। साबर शाह साहब जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन के हवाले से बड़े मशहूर हैं और साबर शाह रिसर्च सेल के नाम से अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं जिसके ऊपर आपको मज़े मज़े की ताज़ा तरीन अपडेट्स भी देते हैं। और फ़ोन लाइन पे हमें ही ज्वाइन करेंगे आज जनाब मुमताज़ भट्टी साहब, सीनियर सहाफ़ी, तजिया निगार और ब्यूरो चीफ़ दिन मीडिया ग्रुप इस्लामाबाद। इस वक्त भी आज वो भी फ़ोन के ऊपर हैं। तो चारों साहब का बहुत शुक्रिया। सर ये जो हम तरक्की चलें किसी मामले में तो मियां सैफुर रहमान साहब हम तरक्की कर रहे हैं ना, कोरोना के भी कह सकते हैं। कोरोना के मामले में हम देखें ना दुनिया में 6ठे नंबर पे आ गए हैं। वैसे हम 8वें नंबर का मुल्क है ना इस वक्त दुनिया में आबादी के हिसाब से, आबादी के लिहाज से भी 7वें 8वें नंबर पे है जी, 8वें नंबर पे है। वैसे तो दूध देने वाला 5वें नंबर पे है, फलान चीज में सारी चीजें हमने बहुत से नंबर हैं हमारे। हाँ जी, लेकिन हम कोरोना के मामले में जी 6ठे नंबर के ऊपर पहुंच गए हैं डेथ के हवाले से। अगरचे नंबर ऑफ केसेस के हवाले से हमारा 17वां नंबर है, अगर हम वो जो नाम नहाद रैंकिंग जो है इस वक्त सोशल मीडिया पे घूम रही है उसकी बात करें तो बड़ी मेहनत की सर हमने इसके काम के लिए। मेरा ख्याल है रजी साहब इसमें फिगर वर्क जो है ना वो प्रॉपर नहीं है मेरा ख्याल है। डाटा जो है क्योंकि उसमें देखें उसमें रेशो का तो तयन आप तब करेंगे कि जब आपकी टेस्टिंग की कैपेसिटी एक तो फेल सेफ, फुल प्रूफ और टू दी पॉपुलेशन के हिसाब से प्रोपोर्शनेट हो। यानी कि पॉपुलेशन में अगर रेशो ज़्यादा है कोरोना वायरस की या इन्फेक्शन की तो उस हिसाब से कम उसके करीब करीब आप टेस्टिंग करते जाएं। तो टेस्टिंग भी मेरा ख्याल है हमारे यहाँ बहुत से जो डॉक्टर्स हैं और बहुत से जो एक्सपर्ट्स हैं फील्ड के वो तो ये कह रहे हैं कि जितनी मतलूबा टेस्टिंग होनी चाहिए थी उतनी कैपेसिटी नहीं है, ना प्राइवेट सेक्टर में तो ना गवर्नमेंट सेक्टर में। और फिर उसमें भी जो हमारे यहाँ कुछ डूबियस रिजल्ट्स भी आए जो और भी ज़्यादा तशवीश में मुब्तला कर रहे हैं। तो हो ये रहा है कि लोग समझ रहे हैं कि यार शायद मैं पॉजिटिव हूँ, अगर पॉजिटिव आ जाता है वो पॉजिटिव होता नहीं है, दरअसल वो नेगेटिव होता है। तो वो स्केयर के साथ ही लोग जो है ना डिप्रेशन से उनकी कुव्वत मुदाफ़त वैसे ही कम हो जाती है। तो एक तो इस सिस्टम को हेल्थ केयर का जो सिस्टम है इसमें आप देखें ना अभी हाल ही में जो रिपोर्ट एक लीक हुई या लीक कर दी गई जिसमें कहा गया कि लाहौर जैसे शहर में 6 वो रिपोर्ट बहुत फॉल्टी है, चैलेंज किया जा सकता है, चैलेंज भी की गई। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर आप जिस तरह के जिस तादाद में लोगों को आप देख रहे हैं कि इन्फेक्शन, या तो फिर हमारे यहाँ एक तस्वर है कि जी लोग इतने स्ट्रॉन्ग हैं, इतने इम्यून उनका सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, हर्ड इम्यूनिटी का एक तस्वर जो हमारे वज़ीर आज़म मेरे ख्याल देना चाह रहे हैं लेकिन मुंह से कह नहीं रहे। तो इसमें ज़रूर है क्योंकि इसमें जितने भी एक्सपर्ट से हम मिले हैं या डॉक्टर से या इवन ये हेल्थ के जो अफसरान हैं वो भी कहते हैं कि जी जितने टेस्ट होने चाहिए थे उतने नहीं है हमारे यहाँ। अलबत्ता आज एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के जो चीफ हैं जनरल अकरम उन्होंने कहा है कि जी हमारे यहाँ जो रेशियो ऑफ डेथ है वो बहुत कम है, वो 2.6 है या 2.5 है। वो 1.5 बंदे वाली आपको प्राइम मिनिस्टर की बात याद है? जी वो तो यही कहना चाह रहे हैं एक तरह के कोई बात नहीं, अभी कोई मरेंगे भी तो अभी जाके 2 से 3 होने में अभी बड़ा टाइम लगेगा। तो कोई 2 भी क्रॉस कर गए उनको कहना चाहिए था ये मिल रहा है जनरल साहब आप कहाँ रह रहे हैं, 2 भी अगर क्रॉस कर गया है तो वो भी बड़ा ना करे मेरे मुंह में खा के, यानी 2% जो है जैसे वो मुतमिन नहीं है। हाँ, यानी कुछ इस तरह का आप तासुर जो दे रहे हैं ना जी। हमारे बड़े लीडर्स जो भी फील्ड लीडर्स हैं, सेक्टर लीडर्स हैं, फिर तो सारे सेक्टर्स का सबसे बड़ा लीडर वज़ीर आज़म है, वो लोगों को तासर एक गैर संजीदगी का भी दिया गया। मईशत के साथ खेल दी, मईशत और एक तकड़ी में डाल के मईशत डाल दी गई, एक तरफ गरीब डाल दिए एक तरफ कोरोना, और साथ कह दिए जी ये जो लॉकडाउन कराते हैं ये डिफेंस में रहने वाले सलान रफीक भट्टी साहब रहते हैं उधर तो मैं इन पे सारा थोप दिया, ऐसे तो रहता मैं भी उधर। तो उन्होंने कहा जी ये कराने, मेरे ख्याल है हमारे गिरेबान में लोगों को हाथ डालने पे मजबूर कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। मुमताज़ भट्टी साहब की तरफ जा रहे हैं जी। मुमताज़ भट्टी साहब, तरक्की तो कर गए ना जी हम, कोरोना में भले की है इस वक्त दुनिया के अंदर, और मुसलसल इस शहरा के ऊपर हम बहुत तेजी से आगे जा रहे हैं। भट्टी साहब जी बिल्कुल, इसकी वजह रज़वान साहब ये है कि हमने पहले दिन से इसको सीरियस नहीं लिया। जब हम ये बात कह रहे थे बार बार कि इसकी तादाद बढ़ सकती है तो उस वक्त हुकूमत कह रही थी खामखा का पैनिक मत पैदा करें, और बहुत सारे सेक्टर्स जो है वो अटल थे कि खबर जो है वो रोकी जाए।
अब करते करते जब एक मामला खुल गया है और ऑलमोस्ट अभी आप डेथ रेट की बात करें, इस वक्त आपके पास लगभग यौमिया 80 अफराद जो है वो जाँ बहक हो रहे हैं कोरोना से। इस वक्त रिजवान साहब, ये मैंने बहुत पहले कहा था, अगर आपको याद हो कि अप्रैल एंड तक, मई एंड 25 तक या 20 तक जो है ये तादाद 50 से बढ़ जाएगी। देखें, उसकी वजह ये थी कि उस वक्त जो वेंटिलेटर पर लोगों की तादाद थी वो 350 से 400 एवरेज चल रही थी रोजाना यौमिया। लोग जिनमें से कुछ जो है एक्सपायर हो जाते थे और उतने ही मजीद वेंटिलेटर पर आ जाते थे। आज वेंटिलेटर पर आपके 900 प्लस जो है वो पेशेंट हैं, 900 प्लस पेशेंट है। इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में 10 दिन बाद आपका जो डेथ टूल है रोजाना की बुनियाद के ऊपर वो 150 क्रॉस कर जाएगा, 150 से 200 तक चला जाएगा। तो देखें, पहली बात तो ये कि आपने जो पॉजिटिव केसेस हैं उनके फिगर्स जो ही आपने टेस्ट खोले, पहले दिन से हम ये कह रहे थे टेस्ट खोलें, जो ही आपने टेस्ट खोले आप 30,000 से ऊपर गए, आप कर रहे थे रोज के 2500 टेस्ट, तो आपके पास पॉजिटिव आ रहे थे 50 लोग या बाद में 100 हो गए। अब आप जब आपने टेस्ट खोले हैं 32,000 किए हैं तो रोजाना आपके पास 3 से 4,000 बंदा आ रहा है पॉजिटिव। तो देखें, आप इस वक्त जो रेशियो है बिलखसूस आपके लाहौर के अंदर, दूसरे नंबर पे रावलपिंडी इस्लामाबाद है, ये बहुत तेजी से बढ़ रही है और इसके अंदर अभी तक कोई गिरावट के आसार नजर नहीं आए, कमी के आसार नजर नहीं आए फैलाव के अंदर। तो आप आज कैसे ये अज्यूम करके बैठे हुए हैं कि पाकिस्तान में शरह अमवात कम है? तो बढ़ती जा रही है, जो जो आगे जाएंगे ये बढ़ेगी और जब तक इसके पेशेंट्स की तादाद कम नहीं होती आने वाले की, वो तो बढ़ रही है। आपके पास जितने वेंटिलेटर्स हैं आने वाले दिनों में, जब वो आपके पास वेंटिलेटर भी खत्म हो जाएंगे, उसके बाद की सिचुएशन खुदा ना खास्ता क्या होगी। तो ये वो चीजें थी जो इनको 2 महीने पहले कैलकुलेट करनी चाहिए थी, लेकिन बिल्कुल ठीक है, इसको ये ना करें, इसको वो ना करें और आप बैठे हैं बीन बजा रहे हैं और बजाते रहें। बिल्कुल ठीक। अच्छा साबिर शाह साहब, ब्राज़ील की मिसाल जो है वो आज इंटरनेशनल मीडिया पे मैं देख रहा था दी जा रही है कि ब्राज़ील ने कहा कि जी हमारे यहाँ केस ही कोई नहीं है और तकरीबन 2 हफ्ते पहले तक उनके यहाँ सूरत हाल बड़ी ठीक ठाक थी। फिर उसके बाद उन्होंने लॉकडाउन खोला और अब वहाँ पे इतनी तेज़ी के साथ केसेस सामने आए हैं कि वो अमेरिका को भी क्रॉस कर गया है जी। ब्राज़ील नंबर ऑफ़ पेशेंट्स के हवाले से अगर देखा जाए तो वो कोई दूसरे नंबर पे पहुंच गया है अगर इसको हम देखें और उसकी पॉपुलेशन देखें और वहाँ पे नंबर ऑफ़ पेशेंट देखें तो वो बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल बन जाती है। वो मुल्क जो कि सेल्फ डिनाइल के अंदर रहा शुरू में, उस मुल्क में इस वक्त ये पैंडेमिक जो है वो अपना एक नंगा नाच नाच रही है। क्या साहब? जी रजी साहब, बात यह है कि मैं आपके पिछले प्रोग्राम्स में भी ये कहता आया हूं और जो लोग इस इशू को बहुत ज्यादा समझते हैं, डॉक्टर्स वगैरह, वो भी ये बात कर रहे हैं कि टेस्टिंग बहुत कम है। अब आज की आप बात करें, कल रात 12 बजे तक 6,15,511 टेस्ट हुए। 22 करोड़ की आपकी आबादी है, ये बना 0.28%, 0.28%। अगर ये हालात हैं कि 0.28% टेस्टिंग पर तकरीबन 90 के करीब डेथ्स हो रही हैं, तो ये बड़ी अफसोसनाक पोजीशन है, बहुत ख़तरनाक है। इसका मतलब है हेल्थ केयर सिस्टम जो है आपका वो कोलैप्स होने जा रहा है अगले 15 दिन में, अल्लाह ना करे ऐसा हो। दूसरी मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि मैं फिर ये बातें रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप मेरे क्लिप्स निकालें, देयर इज़ अ लॉकडाउन और देयर इज़ नो लॉकडाउन, देयर इज़ नथिंग सच एज अ स्मार्ट लॉकडाउन। होता होगा स्मार्ट लॉकडाउन स्मार्ट लोगों के लिए न्यूजीलैंड में, भाई यहाँ कर्फ्यू लगाना चाहिए था। वी हैव अनफॉर्चुनेटली मिस्ड द ट्रेन, द पेंडेमिक हैज स्प्रेड, द डेडली बीस्ट इज नाउ रेकिंग हैवक। अब चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हैं, हमें पता ही नहीं सड़क पे चलने वाले कितने लोगों को कोरोना है, कितनों को नहीं है। अब आपके और मेरे बहुत सारे जानने वालों को भी कोरोना हो रहा है, लोग वेंटिलेटर्स पे भी जा रहे हैं और बदकिस्मती से डेथ्स भी हो रही हैं। यहाँ मसला है लीडरशिप की, डिसीजन मेकिंग पावर का। ना आज तक कभी डिसीजन मेकिंग पावर किसी लीडर के पास रही यहाँ पे, ना मैं आज देख रहा हूँ, ना मुझे लगता होगी, क्योंकि एक्सपीडियंसी के तहत भी इनसे फैसले नहीं होते। ये पब्लिक सपोर्ट हासिल करने के लिए जाली
और ऑपोजिशन को चुप कराने के लिए अब देखें मस्जिदें भी खोल दी, ईद पे बाजार भी खोल दिए। जब बेड़ा गर्क हो गया तो अब कह रहे हैं कि जी उसको बंद कर लेंगे, फिर दूसरी तरफ कह रहे हैं टूरिज्म खोल देंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी खोल दी। यार आप क्या करने जा रहे हैं? आप क्या करने जा रहे हैं? हमारे पास तो कुत्ते के कांटे की दवाई नहीं मिलती, यहाँ तो डिस्प्रीन भी शॉर्ट हो जाती है मार्केट्स में। अब किस मुल्क में रहते हैं? या तो दवाइयां भी जाली बनती हैं, या तो रातों रात दवाइयों की कीमतें 3 गुना हो जाती हैं और मिनिस्टर अरबपति हो जाते हैं। रजी साहब, ये द बॉल गेम हेयर इन पाकिस्तान इज वेरी डिफरेंट। सिवाय दुआ के हमारे पास कुछ नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा था, इकोनॉमी एंड द पैंडेमिक कैन नॉट गो टुगेदर। रजी साहब सही, या रोटी बिल्कुल खा सही, लें बिल्कुल या सही, वहां से जान छुड़ा लें, कहानी मत सही। सुनाएं। सही सही। अरसलान भट्टी साहब, हम फौरी हर काम जो है ना आजकल हमेशा करते हैं, इंडिया से कंपैरिजन कर रहे हैं। उन्होंने 21 लाख टेस्ट किए हैं सर, और उनकी नंबर ऑफ रेशो डेथ जो है वो हमसे बहुत कम है, और हम कह रहे हैं कि इंडिया तबाह हो रहा है। चलो मजा तो आ रहा है। ये सब उसमें अब किसको शाबाश दें किसको शाबाश ना दें, लेकिन बात यह है कि इसको अभी आज मैं सुन रहा था वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी सूबाई वज़ीर सनत मियां असलम इकबाल की कि जी अब वो दुकान हम सील नहीं करेंगे जहाँ पे SOP फॉलो नहीं होगा, या जहाँ पे वायलेशन होगी, या जहाँ पे मास्क इस्तेमाल नहीं होगा, या ग्लव्स नहीं होंगे, या सैनिटाइज़र नहीं होगा, और जो ग्राहकों को नहीं देगा हम उस पूरी मार्केट को बंद कर देंगे। फिर सवाल उनसे ये किया गया कि क्या आप समझते हैं कि जो मार्केट बंद करके या लॉकडाउन सख्त करके कोई इसका हाल इस तरह का कोई निकल आए? तो उनका ये कहना था जी कि हमने इस बारे में नहीं सोचा, लेकिन अवाम जो है वो एहतियात करे। सही। हुकूमत ने जो करना था हुकूमत ने कर लिया है। हुकूमत किसी को बंद नहीं कर सकती, ना ठेले वाले को ना किसी दुकानदार को। अब सिर्फ 1 या 2 बिजनेसेस रह गए हैं जो नहीं खुले, बाकी तो पूरे का पूरा शहर खुला हुआ है। हर तरफ थिएटर और सिनेमा रह गया जी, थिएटर और सिनेमा रह गया जो नहीं खुला, थिएटर सिनेमा और केटरिंग का बिजनेस जो है, ठीक है, वो 2 चीज़ें रह गई हैं। बाकी इन्होंने कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा बिजनेस नहीं है रईस साहब के जो नहीं खोला, और जहाँ से ये खदशा नहीं है कि ये जो वायरस है ये नहीं फैल रहा। सॉरी, वायरस देखें इसका ये है कि हमें नहीं पता कि कैरी, वो उन्होंने कहा जी कि जो बच्चे हैं वो भी अब मत लेके आएँ, बच्चे बाज़ारों में ना लेके जाएँ, और इस तरह की बातें उन्होंने की। लेकिन मसला ये है कि जी उनको आप ये देखिए कि बच्चे बिल्कुल घर रहने चाहिए, चूँकि बच्चों में कुव्वत मुदाफ़ियत थोड़ी सी बुज़ुर्गों की निस्बत ज़्यादा है। अगर वो कहीं से खुदा ना खास्ता कोई बच्चा कैरियर है तो वो घर जाके अपने किसी बुज़ुर्ग को लगाएगा तो उसका बचना मुश्किल हो जाएगा। सही। लेकिन हम मोहतात और एहतियात दोनों ही नहीं हो रहे। हम दोनों जगह वायलेशंस कर रहे हैं, बाजार भरे पड़े हैं, किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ है। आप अभी भी टेस्टिंग की सारे कह रहे हैं, मैं भी यही कहता हूं जी कि टेस्टिंग होनी चाहिए, लेकिन भी नहीं कर रहे जी। हम सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करते। अब वो जो चिंग या चांद गाड़ी, वो जो मोटरसाइकिल रिक्शा है, हाँ, वो उसके ऊपर उस पे कैसे डिस्टेंसिंग कर सकते हैं आप? इन दैट केस आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कैसे डिस्टेंसिंग कर सकते हैं जी? सही, सही। आप अपनी गाड़ी में अगर 4 लोग हैं तो मुझे बता दीजिए कि आप 4 लोग कैसे उसमें, एक गाड़ी में क्या आप 2 बंदे डिग्गी में बिठा लेंगे, या एक डिग्गी में, एक छत पे, एक ड्राइविंग सीट पे और एक अंदर? ये मुमकिन नहीं है। सही। आप कोई चीजें रैशनलाइज करें, कोई चीजें सोच समझ कर फैसले करें, ठीक। बजाय इसके कि कौम को मौत के मुंह में दे दें, कौम को मौत के मुंह से निकालें। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे इंडिया की, उनके बारे में जो ह्यूमन राइट्स कमीशन अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट आई है। प्रोग्राम में फिलहाल वक्फा। वेलकम बैक। कंट्रोवर्सी टुडे में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। साबर शाह साहब की से शुरू करते हैं इसका। साबर शाह साहब, अगर आपको याद हो तो कोरोना से पहले दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों के अंदर काफ़ी ज़्यादा चल रही थी। जैसे येलो जर्सीज ने ऑक्यूपाई की हुई थी रोड्स इन फ्रांस, और इसके अलावा हांगकांग में बड़े मुजाहरे चल रहे थे, और इंडिया के अंदर शहरियत के ख़िलाफ़ कोरोना ने जहाँ पे इन ममालिक को ये इंस्ट्रूमेंट दिया कि वो इन सब को गसब कर लें, उसके बाद अब बड़े स्ट्रिंजेंट मेजर्स के साथ चाइना जो है वो हांगकांग में गया है, और इंडिया जो है उसने शहरियत के ख़िलाफ़ मुजाहरे करने वालों को, कि अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट आ गई है, उन्होंने कहा कि जनाब ये लोग जो हैं अपने शहरियों के हकूक़ गसब कर रहे हैं। तो कोरोना कई रजीम्स के लिए तो बड़ी रहमत बन के आया ना जी। देखिए रजी साहब,
आप और हम वबा पहली दफा देख रहे हैं। आखिरी बड़ी वबा 1918 में आई थी, जिसे स्पेनिश फ्लू कहते हैं। उसके बाद पोलियो वगैरह और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस वगैरह आई, लेकिन उनकी वैक्सीन आ गई। उन्होंने वबा की शक्ल उस तरह इख्तियार नहीं की। जब भी वबाएं आती हैं तो जंगें भी रुक जाती हैं, कुछ बज़ाहिर अमन भी हो जाता है मिलिटरीली, लेकिन वबाओं के दरमियान और वबाओं के बाद बहुत बहुत बड़ी हुकूमतें हमने उलटती देखी हैं दुनिया भर में। याद से नहीं हो रहा, ये पिछले 300-400 साल से हो रहा है, क्योंकि हुकूमतों के ऊपर बहुत दबाव होता है, वो डिलीवर नहीं कर पाती। वबाएं तो इस तरह कंट्रोल नहीं होती जब तक वैक्सीन नहीं आती। सो हुकूमतें उलट जाती हैं। ट्रंप के लिए भी हालात बहुत मुश्किल हैं। अगर यहाँ खुदा न खास्ता फैलता है तो इमरान खान के लिए हालात बहुत मुश्किल और नवाज शरीफ के लिए बहुत साजगार हो जाएंगे। सेम गोज फॉर इंडिया और तमाम मुल्कों का। लेकिन मैं एक आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ आपके प्रोग्राम के तवज्जुद से, कि हम नंबर ऑफ डेथ्स को कैलकुलेट कर रहे हैं और उसका मुआजना कर रहे हैं नंबर ऑफ इन्फेक्शन से। वो तो चलिए 2-2.25% हो गई। हम नंबर ऑफ डेथ्स का मुआजना या उसका जो कंपैरिजन है वो उन लोगों से क्यों नहीं करते जो तंदुरुस्त हुए। अगर उनसे करें तो ये रेशो काफ़ी बढ़ जाती है। ये इसके मुतल्लिक़ भी मैं चाहूँगा आप किसी एक्सपर्ट से सवाल करें, क्योंकि टेबल्स, टैबुलेशंस, ग्राफ्स, ये इंसान अपनी मर्जी से इन चीज़ों को मोड़ भी लेता है, इंटरप्रेट भी कर लेता है और इनका अपनी तरफ से नतीजा भी अक्स कर लेता है। एक ही ग्राफ को आप और मैं मुख्तलिफ अंदाज से उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। 2 बातें हो गई। तीसरा, आपने गुजारिश की इकोनॉमी की, तो चीज़ें बदल चुकी हैं। शायद हम स्टेट ऑफ डिनाइल में हैं। दुनिया भर की एयरलाइंस देख लें, दुनिया भर की इकोनॉमी देख लें, वो अंडर प्रेशर है। चाइना का अगर माल ही नहीं बिकेगा तो चाइना सुपर पावर कैसे कहलाएगा। अमेरिका के ऊपर $25 ट्रिलियन का डेट है। आप अंदाज़ा कीजिए, इससे इनकी इकोनॉमी इससे कम है, तो अमेरिका भी अब सुपर पावर बनने के जो उसका क्लेम है उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इंडिया में अगरचे कोरोना कम फैला है उसकी आबादी की निस्बत, डेथ्स भी कम है, लेकिन महाराष्ट्र में, मुंबई और दिल्ली में अमवात बहुत ज़्यादा है, पैनिक बहुत ज़्यादा है। ये उनके मेन फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स भी हैं। सो अगर वहाँ बीमारी मजीद फैलती है तो इंडिया के हालात बहुत ज़्यादा बुरे हो सकते हैं। सही। चलिए इसके ऊपर हम आते हैं दोबारा आपकी तरफ। मियां सैफ रहमान साहब, जी आई मीन इंडिया में तो लग रहा है जैसे बिल्ली के भागों छीका टूटा। हाँ, नहीं देखिए, इंडिया के अंदर जितने भी गवर्नमेंट्स आती रही है ना, यहाँ गवर्नमेंट का जो कॉम्पोजिशन है ना जी, या इनका एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है, वो जिंगोइज्म है। यानी कि ये ब्रूट फोर्स के जरिए सुप्रेशन और ऑपरेशन जो है, ये इनका एक मेन टूल है। और फिर वो इमिनेट कहाँ से होता है, वो ओरिजिनेट होता है उनका जो कास्ट सिस्टम है, जिसमें सुप्रेमेसी और लोअर कास्ट का जो एक तस्वर है, मास्टर सर्वेंट का, बड़े छोटे का, नफरत का, हकारत का, दबाव का। तो वो जो सबजुगेशन ऑफ द लोली क्लासेस है, ये उनका एक बुनियादी सोशल पैटर्न है, जो बाज़ का तो उनको फिर उसका तड़का लग जाता है उनके ब्राह्मणों की जो आइडियोलॉजी और थियोलॉजी है उसमें भी। और फिर मोदी सरकार तो वो एजेंडा ही लेके आए यहाँ पे कि जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं या जितने उनके नॉन हिंदूज़ हैं, या बल्कि उनके अपने भी जो हिंदू के जो लो कास्ट के लोग हैं, उनके साथ क्या वहाँ हो रहा है। जो अब हम यहाँ पे अक्सर पुलवामा और ये सारे फॉल्स फ्लैग का जिक्र करते हैं, उन्होंने जो अपने दलित सिपाही और जो अहलकार थे वो मरवा दिए, और उसको भी एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन या जो भी उसको नाम दे के, तो उसमें भी ये था कि चूँकि उनको उनकी कीमत, उनकी वैल्यू नहीं थी वहाँ उनके यहाँ, तो यहाँ पे वहाँ सुप्रेशन एंड ऑपरेशन जो है उनका एक मेन टूल ऑफ गवर्नेंस है। सही। वो उसमें तो ये समझे कि इसका एक बहाना मिल गया उनको। सही। तो ये एक उनको जैसे कोरोना या कोई एपिडेमिक या ये पेंडेमिक जो आई है, तो ये जैसे हमारे यहाँ भी पेंडेमिक ने एक बहाना दे दिया हुकूमत को कि स्टार्ट इतना बड़ा क्लासिकल था, इकोनॉमी किसी तरफ जा ही नहीं रही थी, उसके लैंडिंग गियर खुल ही नहीं रहे थे, लैंडिंग गियर तो नहीं खुल रहे। उन्होंने कहा शुक्र कीता कि कोरोना आ गया, चलो जनाओ जी कोरोना आ गया, सारा कुछ कोरोना पे डाल के साहब बता रहे थे एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के कि उनका मालिक मकान उनकी बिल्डिंग का किराया लेने आया उनसे, तो उन्होंने कहा कि जी किराया क्यों नहीं आप दे रहे। उन्होंने कहा जी हमारे पास गवर्नमेंट के पास फंड नहीं है। उन्होंने कहा जी क्यों। उन्होंने कहा जी कोरोना की वजह से वहां बहुत पैसा लग गया। उन्होंने कहा जी मैं तो 7 महीने से आपका किराया मांगने आ रहा हूँ, तो कोरोना तो अभी आया 3-4 माह हुए यहाँ। बिल्कुल ठीक। अपना मुमताज भट्टी साहब, चीन से फेंट पड़ी है
मतलब छापे पड़ी हैं तो गुस्सा जो है वो कश्मीर में निकल रहा है या दिल्ली में निकल रहा है, और हमने इसका, मेरा मतलब है अब तो दुनिया चीख पड़ी है इसके ऊपर भट्टी साहब। देखिए, पहली बात तो ये कि रिजवान रईस साहब, मैं तो बड़ा क्लियर था पहले दिन से कि ये जो चीन और इंडिया कॉन्फ्लिक्ट है ये बहुत ज्यादा आगे उस तरह से जाएगा नहीं, और मैं अभी भी अपनी बात पे कायम। ये बेसिकली आपको एक क्या लें कि कुमक मिली कि जब वो बिल्कुल तैयार थे आपकी तरफ आने को, तो उधर उनका एक मामला छिड़ गया और आपको एक कवर मिल गया वक्ती तौर पे। अदरवाइज ये कॉन्फ्लिक्ट अगर आप कहें कि कोई बहुत ज्यादा एस्केलेट कर जाएगा तो अभी फिल वक्त इसके कोई असर दिखाई नहीं देते। उनकी मीटिंग वगैरह हो रही हैं, लेकिन इसके बावजूद जो रीजन के अंदर अमन को तबाह करने का भारतीय एजेंडा है वो उससे पीछे अभी तक नहीं हटे। कश्मीर को स्टेबलाइज नहीं कर सके अभी तक, वहाँ पे निजामती तहरीक जो है वो अब जोर पकड़ रही है। इंडिया के अंदर जो है वो मामला खराब हैं, कोरोना के इशू जो है वो अपनी जगह पे बढ़ रहा है वहाँ पे भी, लेकिन जो एक माइंड सेट है मोदी और हिंदुस्तान का, वो मुकम्मल तौर पे खित्ते के अंदर एक बड़ी जंग चाहते हैं। अब उसके लिए वक्त का चुनाव और बाकी मामला तो खैर हमारी रसाई में नहीं है, लेकिन अज़ाइम बड़े क्लियर हैं और उसकी आपको इंडिकेटर्स भी मिल रहे हैं, आपको इंटरसेक्शन भी मिल रही हैं, दूसरे तीसरे सारे मामला आपके सामने हैं। लेकिन ये जो कोरोना है, मुझे लगता है कि इसके बाद की दुनिया का जो है ना वो नक्शा भी खदशा है कि तब्दील ना हो जाए। और उसमें आप देख ले, आज से 20 दिन पहले तक अमेरिका के अंदर जो सूरत पैदा हुई है वो किसी के वहम गुमान में नहीं थी, ना कोई उनके इंटेल सर्वे ये बता रहे थे कि आगे क्या होने जा रहा है। और अचानक एक चीज हुई और कल पेंटागन के अंदर उनके डिफेंस सेक्रेटरी खड़े होकर माफी जॉर्ज फ्लूइड के कत्ल के ऊपर मांगनी पड़ी, और वो जो डिलीट किया गया उसके बाद एंटायर सूरत तब्दील हो गई। अब देखें, इस सारी सूरत के जहाँ तक आपका ताल्लुक है कि आप, तो हमें जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो तो इकोनॉमी का है। अगर आप इकोनॉमी में रिकवर कर जाते हैं तो जंग शंग तो जो सूरत होगी वो तो पहले भी फरवरी में भी जो सूरत पैदा हुई उससे भी आपने निपट लिया, और आप भी जो सरहदों की सूरत है उस पर आप चौकस हैं और शायद उसको तो आप निपट ही लें। लेकिन आपके पास तो डेली वेजेस मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के पैसे नहीं हैं। आपकी पंजाब हुकूमत इस कोरोना की इस सूरत में भी हॉस्पिटल्स को ग्रांट्स नहीं जारी कर पा रही। आपके पास पेट्रोल जो है वो गाड़ियों के लिए पेट्रोल पंपों पे दस्तयाब नहीं है। और फिर जो लैंड ऑर्डर की सूरत है मुल्क के अंदर, बिलखसूस पंजाब में, और जिस लेवल की मिसमैनेजमेंट है, आपको असल खतरा इससे है। और ये खतरा मैं इसलिए बार बार कहता हूँ रिजवान रईस साहब कि जिस दिन तो देखे ना 80 डेड बॉडीज 90 डेड बॉडीज रोज निकल रही हैं अस्पतालों से, और जिस वक्त ये 150-200 तो खुदा ना खास्ता चली गई, और किसी जगह पे ऐसी मिसमैनेजमेंट हुई कि 10 लोग डेड बॉडीज उठाकर सड़कों पे आ गए, तो उस सूरत से आपको बचने की जरूरत है जी। उस सूरत हाल से कर रही है, पूरा इंतजाम कर रही है कि ये सूरत जल्द अज जल्द पैदा हो जाए। बिल्कुल ठीक है। पता नहीं इनके पास में नहीं है, नालायक हैं या करना नहीं चाहते, ये बात आगे स्टेशन के अंदर जो है इसको ज़ेरे बहस लाया जा सकता है, लेकिन है यही बात है। ठीक, भट्टी साहब दोबारा आते हैं आपकी तरफ। अरसलान भट्टी साहब, अब देखिए उन्होंने दोबारा भी इंडिया ने लॉकडाउन करना है। अगर आप देखें तो वो जो रेजिस्टेंस मूवमेंट थी, वो जो सिट इन हो गया था दिल्ली के अंदर, और केजरीवाल साहब जो थे वो भी उसके इनडायरेक्टली सपोर्टर बन गए थे, और भारत की अपोजिशन ने भी उसको सपोर्ट कर दिया था, तो एक इशू तो क्रिएट हो गया था ना। अब ज़ाहिर है कि बजाय इसके कि पेंडेमिक से निपटे उनकी गवर्नमेंट, वो इसको एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए और अपने जो अपोजिशन है उसको क्रश करने के लिए इस्तेमाल करना चाह रही है। सब देखें, इंडिया का ना बहुत सारे उनके इस किस्म के मसाइल हैं, उनके मीडिया पे बहुत कम आती हैं ये चीज़ें। हमारी तरह का वाइब्रेंट किस्म का मीडिया उनका नहीं है, उनको ऊपर बहुत ज़्यादा कदगन है। वो आपके इंडिया में ज़्यादा लोड शेडिंग है। गोस्वामी भी कोई नहीं है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ वैसे बायस्ड भी है मीडिया उनका वो, हाँ जी, वो बिल्कुल वो उस तरह नहीं दे सकते जिस तरह हम यहाँ पे वो ख़वातीन जो है वो बर्तन लेकर और गैस के ऊपर मुजाहरे करती हैं और हम उनको लाइव दिखा देते हैं, वो नहीं दिखा सकते। इसी तरह लोड शेडिंग का भी मसला है हमारे मुल्क से उनकी, हमारे तो खैर है ही नहीं है, अभी तक तो नहीं है, कुछ इलाकों में शुरू हुई है, लेकिन इंडिया ने हमेशा से ये बात उनकी तय है कि वो अपने
मुल्क के खिलाफ बहुत कम मीडिया जो है ना उनका जाता है, जो जाता है वो फिर चला ही जाता है। अब उसमें जिस तरह आपने ये सारी बात इतनी वो बात सब लोगों ने कर दी है, उसमें मसला ये आ रहा है जी कि हमने करना क्या है। इंडिया ने तो जो करना है वो करेगा, उसके अपने मुल्की हालात और तरह के हैं, हमारे मुल्की हालात और तरह के हैं। इंडिया उसको भी यूज़ करेगा, बिल्कुल 100% दुरुस्त है कि वो कहीं ना कहीं मुसलमानों को ठहराएगा, मुरद इल्ज़ाम ठहराएगा, यहाँ पाकिस्तान की तरफ मोड़ेगा। 1000 से ज़ायद तबलीगी जमात वाले अभी तक अंडर डिटेंशन है यार वहाँ पे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बाद वो टिड्डी दल देख लेना, वो कहते हैं जी टिड्डी दल पाकिस्तान से आया। बात ये है जी कि आप जो इस किस्म नहीं, आतंकवादी है पाकिस्तान का। कोरोना का भी वो कह रहे हैं जैसे आप कह रहे हैं। वो मुसलमानों को उन्होंने मारा बड़े बुरे तरीके से, लोगों को उन्होंने सरेआम तशद्दुद भी किया, मार भी दिया तशद्दुद कर करके। टिड्डी दल के हवाले से भी वो यही कहते हैं जी कि ये पाकिस्तान ने जनाब हमें दिया है, छोड़ा है, उन्होंने किया है। देखें, इंडिया से आप कभी खैर की उम्मीद ना रखें, वो चाहे कश्मीर है, चाहे पानी का मामला है, चाहे वो पेंडेमिक है, या कोई भी पाए जाते हैं ना जी। हाँ, ये सारे मौजूआत और दीगर जो हमारा तीसरा मौजू है पेट्रोल की सप्लाई के हवाले से, उस पर बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल प्रोग्राम में वक्फा। वेलकम बैक। कंट्रोवर्सी टुडे के अंदर आज हम डोमेस्टिक इश्यूज़ के ऊपर बात कर रहे हैं। पेट्रोल इस वक्त पाकिस्तान के बेशतर पेट्रोल पंप्स के ऊपर दस्तयाब नहीं है और बुनियादी तौर पे उसकी वजह ये बताई जा रही है कि सप्लाई पीछे से नहीं आ पा रही। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसका नोटिस भी ले लिया और आपको पता है वो नोटिस जिस बात का ले लें उसका क्या हशर होता है। लेकिन सरकार ने प्राइस कम की है पेट्रोल की। तो शाह साहब, सैयद साबर शाह साहब, ये तो नेचुरली होना था ना सर कि जब आप प्राइस कम कर रहे हैं तो पेट्रोल मालकान जो हैं, पेट्रोल पंप मालकान, ज़ाहिर है वो महंगा तो इन्वेंट्री नहीं रखेंगे। उन्होंने अपनी इन्वेंट्री ज़ीरो की होगी, उन्हें भी तो पता चल गया होगा कि पेट्रोल की प्राइस सस्ती हो रही है। तो अब नई सप्लाईज आ नहीं रही और एक हल्का सा बहरान जो है वो पेट्रोल का भी है। देखिए रजी साहब, इसमें नाकबत अंदेशी जहां हुकूमतों की होती है वहां बदनीयती इन पेट्रोलियम डीलर्स की भी होती है। ये हर चीज में से खांचा लगाने की कोशिश करते हैं। पेट्रोल का बहरान तो शायद दूर हो जाए, यहाँ कौन सी को मिलने इंडस्ट्रीज चल रही हैं। मैं जिस जानिब आपका इशारा करना चाहता हूँ और आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहता हूँ वो ये है कि दुनिया भर में जब भी पेट्रोल की कीमत कम होती है, इन्फ्लेशन कम होती है। हमारे यहाँ पिछले 1.5 महीने से अजीब ट्रेंड है। जैसे जैसे पेट्रोल की कीमत कम होती गई, चीज़ों की कीमतें बढ़ती गई। हर बाजार का रेट दूसरे बाजार से मुख्तलिफ है। एक शहर में, हर शहर में एक ही चीज़ का रेट दूसरे शहर से मुख्तलिफ है। कोई वजीर, कोई कबीर, कोई डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा। ये सारे फ्रॉड कर रहे हैं, माजी की तरह, मैं फिर कह रहा हूँ। और दूसरी बात है कि ईद पे भी काफ़ी शॉपिंग हुई। वैसे ये राशन दे रहे हैं, लोग लाइनों में लगे हुए हैं। वल्लाह आलम पैसा कहाँ से आता है यार। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वरना तो मैंने जो इकोनॉमिक्स पढ़ी है मैं तो उन किताबों को आग लगा दूंगा। मैं एक्सपेक्ट ये करता हूँ कि अगले 2 महीने में लोगों के पास बहुत हद तक पैसा ख़त्म हो जाएगा और इन्फ्लेशन जो है ये डिफ्लेशन की तरफ जानी चाहिए। वो इस तरह कि अगर मेरे पास पैसे ही नहीं होंगे कोई चीज़ खरीदने की तो फिर दुकानदार को कीमत कम करनी पड़ेगी, उसको पीछे से भी माल सस्ता मिलेगा। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं रजी साहब, मैं जो कह रहा हूं आपको। लेकिन ये तो एक नेचुरल साइकिल की बात कर रहे हैं ना, ये तो आप शायद नेचुरल साइकिल की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे प्राइसेस नीचे नहीं आ रही हैं। आप देखिए प्राइसेस वहाँ पे खड़ी हुई हैं जहाँ पे इन्फ्लेशन के दौर की थी और पेट्रोल की कीमत नीचे आ गई है जो कि मेन इंस्टिगेटर होती है प्राइस के इंक्रीमेंट का। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ रजी साहब कि अगर एक चीज की कीमत, फॉर एग्जांपल ये ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत 260 है, आप मुझे 260 रुपए किलो गोश्त लेके दिखा दें। कल मैं भी लेने निकले था, 300 से लेके 350 तक रुपए का रेट है। पकड़ने वाला कोई नहीं, ना थाना, ना फूड डिपार्टमेंट, ना कोई मैजिस्ट्रेट, ना कोई एसी। तो यहाँ तो यानी इसकी वजह ये तो नहीं है कि जो डॉलर की डेप्रिसिएशन हुई थी, पाक रुपये की डेप्रिसिएशन हुई थी, वो अब एडजस्ट कर रही है। हर चीज़ की कीमत 50% तो बढ़नी थी ना जी। आपका डॉलर 122 रुपए से 165 रुपए पे पहुंच गया, तो वो एडजस्टमेंट हो रही हो प्राइसेस के अंदर। रजी साहब बात सुनिए,
आपने और मैंने बहुत इकोनॉमिक्स रिपोर्टिंग की 25 साल की। रुपी और डॉलर की पैरिटी हमेशा से बदतरीन रही है इस मुल्क में। जब से मैंने होश संभाला है डॉलर बढ़ता ही देखा है। 1976 रुपए में 4 रुपए का था। 1997 में आपको याद होगा, 98 में एटमी धमाकों के बाद अचानक 67 रुपए का हुआ, 67 रुपीज ओपन मार्केट में, जिसे हम कर्ब मार्केट कहते हैं। बहुत शोर मचा। नवाज शरीफ ने डॉलर 46 रुपए पे फ्रीज किया। आज डॉलर 163 165 रुपए पे है। तो अगर तो इस तरह हम डॉलर को रुपए के साथ पैक करके समझते हैं कि चीजें कंट्रोल नहीं हो सकती, तो ये इंटायरली फॉल्टी प्रिजम्पशन है। मैं अर्ज कर रहा हूं एडमिनिस्ट्रेटिव रूल की कि एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है, ठीक एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है। बिल्कुल ठीक है। हम मुमताज भट्टी साहब से पूछते हैं। मुमताज भट्टी साहब, पंजाब के अंदर 1700 प्राइस मजिस्ट्रेट हैं हमारे प्राइस को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन कीमतें नीचे नहीं आ रही। आज मैं चिकन 320 रुपए किलो खरीद के लाया हूं सर। कराची में रेट कोट हो रहा है 400 रुपए। तो ये तो चिकन तो इससे पहले ये तो 180 200 220 के इर्द गिर्द धक्के खा रहा था सर। देखिए, जब इस तरह का क्राइसिस आता है ना रिजवान भाई साहब, जब आप एक सूरत का शिकार होते हैं, जैसे कोरोना की वजह से इस वक्त हम हैं, तो आपकी जो मशीनरी होती है इंतजामी, वो एक कैंड पे ही एक वक्त में लड़ सकती है। हमारी इंतजामी मशीनरी की कैपेसिटी भी वो नहीं है कि वो मल्टी जो साइड स्ट्राइक है उसके साथ लड़ सके। मिसाल के तौर पे हॉस्पिटल की सूरत जैसे आपको बताई, जो जिन्होंने ये बनाए थे क्वारंटाइन सेंटर बनाए थे और जो इसके हवाले से अरेंजमेंट्स थी, अब उसके ऊपर पूरा फोकस करके भी इंतजामिया या कुछ कर नहीं पा रही है। तो इस सूरत में ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकनी, SOPs पर अमल दरामद करवाना, पेट्रोल की जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी या आप कह लें कि ये जो मसनूई किल्लत है इसको करवाना और प्राइस कंट्रोल, ये इंतजामिया के पास से बाहर हो जाता है। ये एक मखसूस किस्म के हालात हैं और इसमें निपटने के लिए देखें, जब पहली दफ़ा इन्होंने फौज तैनात की थी, डिप्लॉयड की गई थी शहरों के अंदर कोरोना की सूरत के ऊपर, तो उसके बाद से फिर वो डिप्लॉयमेंट हटाई गई। डिप्लॉयमेंट करने के भी एक जो एक्सपेंडिचर होता है उसको हटाने के भी होते हैं, और आप दोबारा अगर लगानी पड़ती है क्योंकि आपके पास कोई और मोबिलाइज इस तरह का इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म मौजूद नहीं है जो आपकी इंतजामी मशीनरी को सपोर्ट कर सके। अदरवाइज आपकी इंतजामी मशीनरी क्लैप्स की तरफ जा रही है, और ये क्लैप्स की सूरत में फिर आप क्राइम रेट भी बढ़ता है, लूटमार शुरू हो जाती है। इस तरह की सूरत से बचने के लिए ज़रूरी है कि आपका डेटर्स जो है रियासत का और लॉ एनफोर्समेंट का वो बरकरार रहे, जो कि नहीं रख पा रहे। और ये जो सूरत है ये सबसे ज़्यादा हमें इरिटेट कर रही है कि अगर ये इसको नहीं रख पाएंगे तो फिर क्या सूरत पैदा होगी। और देखिए, 3-4 वाक़यात हैं रिजवान भाई साहब। कराची में जो पुलिस एहलकार मारा गया डकैती करते हुए, साबका पुलिस एहलकार था, वो जब उसको दुकानदार मारता है पहली गोली, तो उसके बाद वो क्या कहता है, आप उसको सुने जरा, कि वो कह रहा है कि मुझसे गलती हो गई, खाने पीने को कुछ नहीं था, मेरे ये हालात थे, मुझे मारे ना। लेकिन उसकी माफ़ी को नहीं सुना गया और उसके ऊपर से 3 गोलियां 4 जो भी उसको मारी गई हैं, मार दिया गया। ये सूरत आपकी, फिर ये एक इंडिकेटर इस तरह का है, मैं बता रहा हूँ, ये रिपोर्टेड है, जो अनरिपोर्टेड है वो इसके अलावा है। तो देखिए, बेसिकली अगर लोगों का एतबार हो, क्रेडिबिलिटी हो गवर्नमेंट की, जो भी सूबाई हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो, तो फिर इस तरफ चीज़ें जाने में टाइम लेती हैं। और जब लोगों का एतबार हट चुका हो, उनको मालूम हो कि हुकूमतें डिलीवर नहीं कर रही, ना सूबाई ना वफाकी, और उनके मसाइल को एड्रेस नहीं कर पा रही, उससे एक एनार्की आती है, लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं और वो फ्रस्ट्रेशन फिर आपको नजर आती है हर जगह के ऊपर। बिल्कुल तो सही। फ्रस्ट्रेशन को एड्रेस करने, किसने एड्रेस करना है, वो प्राइम मिनिस्टर की रोजमर्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एड्रेस नहीं हो पा रही, क्योंकि ये तो आप इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 3 महीने हो गए हैं, तो उससे सूरत में कोई बेहतरी नहीं आई। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस से इसको एड्रेस नहीं किया जा सकता। ये आपकी इंतजामिया को, आपकी हुकूमती मशीनरी को ऑन रोड ऑन डोर जाके एड्रेस करना है। अब उसका कोई इंतजाम आपके पास है या नहीं है, आप कर सकते हैं, कैसे करेंगे, इस पे सोचे। और इसमें मेरे ख्याल बाकी तमाम स्टेक होल्डर को, चाहे मीडिया है, चाहे जुडिशरी है, चाहे आपकी बाकी इंतजामिया है, उसको गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, वरना ही क्लैप्स हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। मियां सैफुर रहमान साहब, लोगों की इनकम कम है, चीज़ों की प्राइस ज़्यादा है,
ठीक है, इसको अफराते ज़र की भी कोई अगली शक्ल कहना चाहिए। कौन सी ये शक्ल कौन सी है? मतलब इकोनॉमी जो है उसके पैरामीटर के ऊपर पूरी नहीं हो सकती। हुकूमत के मार्द वजूद में आने के बाद, यानी आज से कोरोना से भी कोई 8-10 माह कबल, वज़ीर आला ऑफिस पंजाब का जो लाहौर में एक सीनियर जर्नलिस्ट के साथ इंटरेक्शन हुआ, जिसमें वज़ीर इत्तलात भी मौजूद थे और दीगर और भी वज़रा थे, तो उन्होंने सारा जोर एक बात पे दिया कि जी तकरीबन जो जो मसाइल सामने आए थे उनका हमारे पास एक रोड मैप है और उनको हल करने के लिए हम उसकी तरफ चल पड़े हैं, बल्कि मसाइल पर काबू पा लिया गया। रोड के तो वैसे खिलाफ है जी, बड़ा बड़ा उन्होंने नहीं कॉन्फिडेंस के साथ। हाँ, अलबत्ता एक मसला है, वो है महंगाई का। तो जो तकरीबन 15-20 जितने भी जर्नलिस्ट मौजूद थे वो हंस पड़े, यानी हंसने के उन्होंने कहा जी कि महंगाई का इशू जो है ये आपकी नज़र में कोई अहमियत ही नहीं है इसकी, क्योंकि कॉमन मैन की जो ज़िंदगी है, जो रोज़मर्रा का वो ज़िंदगी बसर करता है, जिससे वो अपना मामूलात ज़िंदगी जो है वो सारे वो बिल्कुल तबाह हाल है बिल्कुल। तो मईशत का कोरोना का इशू तो जैसे अब आया, तो अब तो चलो एक उज़र बन गया कि जी चलो कोरोना की वजह से एक मईशत का पहिया प्रॉपर नहीं चला, बहुत सारे सेक्टर्स बंद करने पड़े, तो जनरेट नहीं हुआ, यानी मनी जनरेट नहीं हुई। लेकिन यहाँ पे मेरा ख्याल है एक इकोनॉमिक स्ट्रेटजाइजेशन, जो इकोनॉमिक होलिस्टिक इकोनॉमिक स्ट्रेटजाइजेशन नहीं है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। यानी जैसे अभी आपने फरमाया कि अगर आपकी रिफाइनरी से नहीं तेल रिलीज होगा तो आप जितना मर्जी भले कह दें 10 रुपये का कर दें पेट्रोल, तो आपने होलिस्टिक अप्रोच तो यही है, इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग तो यही है कि आपने यानी देखना है कि मुल्क में किस जगह पे ये चलेगा पेट्रोल, ठीक कहाँ से आएगा, कहाँ जाके सप्लाई होगी और उसका सप्लाई लाइंस किस तरह होगी, लोगों को उसकी क्या। ये तो नहीं होता अचानक कि वज़ीर आज़म ने कह दिया कि भी मैंने सख्ती से कह रहा हूँ कि इसके जो है असरात आने चाहिए। वो प्राइस मैजिस्ट्रेट की जो मैकेनिज्म आप बता रहे हैं, वो तो ये है कि बहुत सारा खाना पीना जो है ये अच्छा साफ सुथरा उनके घरों में जा रहा होता है और वो फ्री जा रहा होता है, फ्री ऑफ चार्ज। तो वो फिर उन्होंने क्या एक्शन लेना है? जी बिल्कुल ठीक, वो तो एक माफिया नेटवर्किंग है सारी। ठीक है भट्टी साहब, सप्लाई चेन के अंदर जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनके ऊपर मैंडेटरी है कि वो अपना ऑयल रिजर्व रखें, लेकिन देखा यह गया इस तरह के क्राइसिस के अंदर कि वो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां डिफ़ॉल्ट करती हैं, उनको मॉनिटरिंग कर रही होती है ओगरा ने हमारा एक दोस्त इमरान गज़नवी तर्जुमान रखा हुआ है, वो ट्वीट करके फारग हो जाते हैं कि जी ओगरा ने तो कह दिया कि तमाम अपने स्टॉक्स जो हैं वो पूरे कर लें। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के स्टॉक्स कभी भी पूरे नहीं हुए, पाकिस्तान की तारीख को उठा के देख लीजिए। वो रिफाइनरी से आने वाला बाउज़र जो है वो सीधा पेट्रोल पंप को रवाना कर देते हैं, वो अपने पास उसके अंदर कन्वर्शन के जो उसके होने होते हैं वो नहीं करते। इसको तो इम्प्लीमेंट सरकार ने करना है ना, ओगरा के इंस्पेक्टर ने या ऑफिशियल ने जाके चेक करना है और पूरा साल करना है, वो नहीं करते। हल्का सा झटका लगता है, क्राइसिस आ जाता है। साहब आपने इतनी शकील किस्म की इकोनॉमिक्स बता दी है कि वो आम आदमी को शायद समझ में नहीं आएगी। मैं आपको बिल्कुल आसान इसका तरीक़ेकार बता देता हूँ। वो ये है कि कराची से तेल रिफाइनरी ने साफ़ किया, हाँ जी, क्रूड ऑयल आया, वहाँ से वो टैंक में महमूद कोर्ट से किया, ठीक, जहाँ से भी वो करके जो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ शहरों में छोटी वो समझ लें आप स्टोरेज बनाए हुए हैं। हाँ। जैसे लाहौर का लिए मुल्तान के करीब है, इसी तरह शादरे के पास है एक, इसी लाहौर का इधर शेखुपुरा भी है। मुख्तलिफ ऑयल कंपनियां हैं ना जी, मुख्तलिफ उन्होंने बनाए हुए अपने अपने स्टोरेज छोटे छोटे, मोटरवे पे भी 2-3 हैं। तो बात यह है कि वहाँ तक जो है वो तेल पहुँचता है। अब अगर देखें एक चीज़ चल ही नहीं रही है, जहाज़ नहीं चल रहे तो उसका तेल ऑब्वियसली वो ज़रूरत नहीं है हमें। हाँ। लेकिन अगर हम मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो हमें मोटरसाइकिल वाला तेल चाहिए है। ये काम किसने मैनेज करना है? ये काम करना होता है विफाक ने, ओगरा ने करना होता है। जो आपने बात घुमा के की मैंने ज़रा सीधी कर दी। वो ओगरा जो है, ओगरा है जो भी है, वो आपने कहा जी वो ट्वीट करके फारिग हो जाए, तो हुकूमत तो जनाब पहले ही रही साहब ट्वीट्स पे ही चल रही है, जितनी भी चल रही है आज तक वो ट्वीट्स पे ही चली है। 20-21 माह तर्जुमानों की जो फौज है इतनी सारी, वो तो ट्वीट्स पे ही चलती है। 4-4.25 करोड़ रुपये आपने ही बताया था, मुझे तो नहीं पता, शायद हकीकत होगी इसमें कि वो पैसे उनको देते हैं। अब हमारी ज़रूरत है अगर 100 लीटर रोज़ की, तो हमें 50 मिलेगा तो हम पैनिक बाइंग करेंगे। जब आप अभी देखें सारी जितनी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं उनके सारों के पंप्स जो हैं वो लाहौर में मौजूद हैं।
सवाए एक दो के बाकी सबके पास जो है ना पेट्रोल बड़ी महदूद मिकदार में मौजूद मिकदार है। में वो नहीं मिलता। आप उनको को 10 लीटर वो कहेंगे 5 लीटर ले लें जी। सही। आप कम से कम सप्लाई और उसको अंदर जो बैलेंस है वो वफाकी हुकूमत ने करना होता है। सिर्फ वज़ीर आज़म का ये काम नहीं है कि हिदायत दे के कि जी डिप्टी कमिश्नर, जो आपने कहा था डिप्टी कमिश्नर महंगाई को कम करें, और भाई रियासत जब चाहेगी ना कि महंगाई कम हो जाए तो इस रियासत के अंदर कोई ऐसी ताकत नहीं है कि जो महंगाई कम ना कर सके। और पेट्रोल के ऊपर भी यही बात अप्लाई होती है कि अगर रियासत चाहे ना कि पेट्रोल की सप्लाई आज अभी ठीक कर दे तो अगले 10 मिनट के बाद हर जगह पे आपको पेट्रोल मिलना शुरू हो जाता है। बहुत शुक्रिया सैयद साबर शाह साहब, मियाँ सैफुर रहमान साहब, मुमताज़ भट्टी साहब और अरसलान भट्टी साहब। फेडरल गवर्नमेंट के एक मिनिस्टर कल फरमा रहे थे कि इस वक्त सप्लाई साइड के मसाइल की वजह से पाकिस्तान जो है वो गंदम के एक बदतरीन बहरान की तरफ खड़ा हुआ है। ये गंदम का वही बहरान है जिसकी हार्वेस्टिंग के ऐन दरमियान में पेट्रोल की सप्लाईज जो थी, ऑयल की सप्लाई, डीजल की सप्लाई जो थी वो मुस्त हो गई थी। और सरकार के जितने तर्जुमानान थे वो सारे इस बात पे ज़ोर लगा रहे थे कि सप्लाई मुतासर नहीं हुई, लेकिन साउथ और सेंट्रल पंजाब के अंदर ऐन उस वक्त जो था कोरोना की वजह से या कोरोना का नाम लेके वो सप्लाई मुतासर की गई, जिसके नतीजे के अंदर हमारी हार्वेस्टिंग प्रॉपर नहीं हुई, हमारी फसल जो है वो बर्दाश्त नहीं हो पाई। हम गंदम के बहरान के दरवाजे पे खड़े हैं, ये एक इंतहाई ज़िम्मेदार साहब फरमा रहे हैं। और मैं हैरान हो रहा हूँ कि जब लोगों की परचेजिंग पावर भी नहीं है और उस वक्त आप प्राइस बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आप भी सोचिएगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही, कल फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे नए मौज़ूआत और मेहमानों के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।